सभी को आज हम बात करने वाले हैं चैप्टर नंबर 2 के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज के पार्ट 2 के बारे में बात करने वाले हैं। पार्ट 1 में हम लोगों ने 10 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन देखे थे जिनका डायरेक्ट लिंक आपके सीबीएसई 2026 के बोर्ड से होने वाला है, और आज हम पार्ट 2 में 10 और क्वेश्चन देखने वाले हैं। ये टोटल मिला के जो सीरीज है ये 40 क्वेश्चन की होने वाली है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, और जिस तरीके से आपने पार्ट 1 में डिस्क्रिप्शन में जाके पहले पीडीएफ को डाउनलोड करके आराम से खुद से क्वेश्चन सोल्व किए थे, यहाँ पर भी बिल्कुल उसी प्रोसेस का इस्तेमाल करना कि पहले पीडीएफ डाउनलोड करके ट्राई कीजिए, खुद से क्वेश्चन कीजिए, क्योंकि यहाँ पर ये जो वीडियो है ये सिर्फ और सिर्फ आपके लिए ही बनाई गई है, आपके फ्यूचर को ध्यान रखते हुए। इसलिए कोशिश कीजिएगा कि पहले क्वेश्चन खुद से किए जाए, देन क्वेश्चन अपने आप से किए जाए, या फिर वीडियो को देख के पॉज करके वहां से थोड़ी सी क्या ले ली जाए, हेल्प ले ली जाए। चलिए स्टार्ट करते हैं, पार्ट 2 के पहले क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। तो पार्ट 2 का जो पहला क्वेश्चन है, हम लोग क्वेश्चन 11 से स्टार्ट कर रहे हैं क्योंकि 10 क्वेश्चन हम पार्ट 1 में कर चुके हैं। और जिस बच्चे ने पार्ट 1 ना देखा वो आई बटन में जाके या डिस्क्रिप्शन में जाके या भौतिक स्टडी की वेबसाइट में जाके बिंदास होके जुड़े रहे हमारे साथ, आपके साथ हम चलने वाले हैं। वहां पर सारी सीरीज अच्छे से पढ़ी गई है, और जिस बच्चे को फॉर्मूले में प्रॉब्लम है वो फॉर्मूले भी वहां से देख सकता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन इस पार्ट का कहता है 4 कैपेसिटर है of capacitance 1 picofarad, 2 picofarad, 3, 4 picofarad are connected in parallel। भैया हमें एक बात तो बहुत ही अच्छे से पता लग चुकी है, पैरेलल में कनेक्ट होने का सिंपल मतलब कुछ इस तरीके से होता है कि 4 कैपेसिटर इस तरह से पैरेलल में जोड़े गए हैं। 1 पिकोफैराड है, इसकी वैल्यू है 2 पिकोफैराड, इसकी वैल्यू आपकी 3 पिकोफैराड, और इसकी वैल्यू कितनी है आपकी 4 पिकोफैराड करके। ठीक है, कैलकुलेट, और आपसे पूछा है कैलकुलेट करके दिखाओ। क्या कैलकुलेट करना है? पहला पार्ट, द कैपेसिटेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन ऑफ द कैपेसिटर। सीबीएसई हर बार ऐसी करती है, हर बार। ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है सीबीएसई का। पहला पार्ट हमेशा इजी देगी और दूसरे पार्ट में हमेशा बाउंसर मार देगी। तो इसलिए भैया ऐसा है, पहले पार्ट को देख के हमेशा ऐसा है कि सबसे पहले आप हाफ मार्क्स गेन कर लो, फिर सेकंड पार्ट में यह दिमाग लगाना जाता है। ठीक है, तो पहला पार्ट कह रहे हैं कैपेसिटर बताओ ऑफ द कॉम्बिनेशन। बच्चा समझ रखा है क्या? पैरेलल में बच्चे को पता है कि नेट कैपेसिटर निकालने का एक सिंपल सादा सरल फार्मूला है कि डायरेक्टली उनको क्या कर लिया जाए, ऐड कर लिया जाए। तो यहाँ पे डायरेक्टली सबको ऐड करोगे तो 1 जमा 2 जमा 3 जमा 4, और ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा 10 पिको फैराड करके खत्म क्वेश्चन। किसी को पिको की वैल्यू जाननी हो तो लो बेटा, 10 × 10 की पावर माइनस 12 फैराड करके खत्म क्वेश्चन। और बोलो, पहला पार्ट बिल्कुल सिंपल, कॉम्बिनेशन कैपेसिटर हर किसी को आता है कैसे निकालते हैं। ठीक है, बी पार्ट की तरफ पढ़ते हैं जो कि हमारा बिल्कुल मजेदार पार्ट होने वाला है। द चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर द कॉम्बिनेशन इज कनेक्टेड टू, यानी कि ये जो पूरा का पूरा कॉम्बिनेशन है इसको कनेक्ट कर दिया उसने, कितने से जोड़ दिया उसने? 200 वोल्ट से जोड़ दिया। कितने से जोड़ दिया? 200 वोल्ट। अगेन एक सिंपल सादा सरल क्वेश्चन। क्यों? आपको पहले पार्ट में बता दिया गया है कि P4 पैरेलल, P4 पोटेंशियल डिफरेंस। यहाँ पर अगर 200 वोल्ट है तो ये पैरेलल में जुड़े इन सबके लिए वोल्टेज कितनी रहने वाली है? 200 वोल्ट। क्योंकि पैरेलल में वोल्टेज कभी चेंज नहीं होती, बिल्कुल आप लोगों की तरह कि हम कभी चेंज नहीं होंगे, मेहनत करते रहेंगे और हमेशा मेहनत करते रहेंगे। तो यहाँ पर कहने का सिंपल मतलब है कि भैया 1 पिकोफैराड के पास भी कितनी है? 200 वोल्ट। 2 पिकोफैराड के पास भी कितनी है? 200 वोल्ट। 3 पिकोफैराड के पास भी कितनी है? 200 वोल्ट। और 4 पिकोफैराड के पास भी कितनी है? 200 वोल्ट। ऐसा क्यों हो गया? क्योंकि पैरेलल में जुड़े थे तो वोल्टेज कांस्टेंट रहनी थी। खत्म कहानी। आगे देखते हैं इसमें क्या करना है। कह रहा है कि चार्ज निकाल के बताओ ईच कैपेसिटर के लिए। यार ये बच्चों वाली बात कर रहे हो, चार्ज निकालने के लिए मुझे 2 चीजें पता होनी चाहिए, कैपेसिटेंस और वोल्टेज पता लग चुकी है, तो 400 बच्चा भी निकाल लेगा। यहाँ पे कह रहा है चार्ज निकालो, किसके लिए निकालना है? चार्ज पहले निकालते हैं 1 पिकोफैराड के लिए। तो चार्ज का फॉर्मूला CV, कैपेसिटेंस का मेन फॉर्मूला है, प्रिंसिपल कैपेसिटर। C की वैल्यू 1 पिको, पिको का मतलब 10 की पावर माइनस 12, और वोल्टेज की वैल्यू कितनी रखी है? 200। तो कितना आ जाएगा? 200 × 10 की पावर माइनस 12, और कॉलम और साइंटिफिक नोटेशन में लिखेंगे तो पिको कॉलम करके खत्म क्वेश्चन, सिंपल सादा। कोई बच्चे कहते हैं क्या 10 की पावर माइनस 2 और 2 0 जो है इसको सोल्व करना चाहिए? ऐसा है, कर लोगे तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता, नहीं करोगे तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर ऐसे लिख के आते हो ना पिको कॉलम, टीचर बस थोड़ा इंप्रेस हो जाता है आपकी छोटी मोटी गलतियों को, जो अगर आप आगे कभी करोगे उसको इग्नोर मार देता है। और अगर ऐसा नहीं करोगे तो टीचर भी सियाना है बेटा, वो भी ध्यान से चेक करेगा फिर। ठीक है, तो इसलिए ऐसा करने की कोशिश करो कि थोड़ा सा एकदम परफेक्ट मेथड में लिखा जाए। अगला निकालना है चार्ज 2 पिकोफैराड में, तो निकाल लेते हैं Q = CV। C की वैल्यू कितनी है? 2 × 10 की पावर माइनस 12, और वोल्टेज आपकी 200 ही है। सोल्व करेंगे तो कितना आएगा? 400 × 10 की पावर माइनस 12 कॉलम करके, तो यानी कि हो जाएगा आपका 400 पिको कॉलम करके। सिंपल सादा सरल क्वेश्चन। अगला चार्ज किस लिए निकालना है आपको? 3 पिकोफैराड के लिए।
तो आप समझ ही चुके हो चार्ज का फॉर्मूला सी की जगह 3 × 10⁻12 और वोल्टेज कितना है 200, यानी कि कितना आ जाएगा 600 × 10⁻12 कूलम, और यानी कि कितना हो जाएगा 600 पिको कूलम करके। और लास्ट पार्ट है आपका चार्ज निकालना है, आपका किसके लिए निकालना है 4 पिको फेराड के लिए। तो Q इक्वल टू आ जाएगा अगेन CV, C की वैल्यू कितनी होगी 4 पिको फेराड के लिए 4 × 10⁻12 और वोल्टेज हो गई आपकी 200। सोल्व करेंगे तो कितना आ गया 800 पिको कॉलम करके। सिंपल सादा सरल क्वेश्चन। अरे इसमें कोई दिक्कत है किसी को? बच्चों वाला लल्लू क्वेश्चन है भाई। आगे बात करते हैं, जिसको देखना वीडियो पॉज करके देख लेना। बायो वाले बच्चों को स्पेशली बोल रहा हूँ, मेहनत कर लो बेटा, कैलकुलेशन कर लो, कैलकुलेशन खुद से करनी है। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहना चाहता है? कहता है व्हाट कैपेसिटी रिक्वायर्ड टू स्टोर एनर्जी ऑफ 100 किलोवाट आवर। ये तो बचपन की यादें दिलवा रहा है। जैसे बचपन में हमने किलोवाट आवर किया था, 10वीं क्लास याद होगी, बिजली का बिल निकालना सिखाता था मास्टर। 4 पंखे चल रहे हैं, 2 ट्यूबलाइट चल रही है, पावर निकालो, फिर किलोवाट आवर में कन्वर्ट करो और रेट से क्या कर दो मल्टीप्लाई। कोई बच्चा अगर भूल गया तो उसको बता दो कि 1 किलोवाट आवर जो होता था बेटा, याद होगा 3.6 × 10⁻6 जूल के बराबर होता था। कोई बच्चा अगर भूल गया तो उनके लिए, लेकिन मेरे को अच्छे से पता है, यहाँ पर बैठा हुआ हर एक बच्चे को ये वैल्यू पता होगी। ठीक है, चलिए क्या कह रहा है कि एनर्जी स्टोर ये है एट अ पोटेंशियल डिफरेंस 10⁻4 व्हाट कैपेसिटेंस इज रिक्वायर्ड। आपको कैपेसिटेंस निकाल रखा है, निकालना है मतलब, और आपको पोटेंशियल डिफरेंस दे रखा है और एनर्जी भी दे दी है। अरे भाई एनर्जी स्टोर के इस चैप्टर में हमारी गारंटी वारंटी के साथ हाफ CV² और Q²/2C के अलावा कोई फॉर्मूला नहीं लगेगा। 40 सीरीज में करवा रहा हूं, आप मेरे पास 400 क्वेश्चन लेके आ जाओ, मैं इन्हीं दो से करके दिखा सकता हूं। तो 2 ही फॉर्मूले को दिमाग के अंदर बिठा लो। एनर्जी स्टोर्ड वर्ड दिखे, यही 2 लगेंगे बेटा। गारंटी वारंटी के साथ वाली बात चल रही है। ठीक है, एनर्जी पहले मैं निकाल लेता हूं। यहाँ पे 100 किलोवाट आवर बोला हुआ है, 100 किलोवाट आवर। पहले इस किलोवाट आवर को जूल में बदलता हूं, तो जूल में बदलने के लिए सिंपली मल्टीप्लाई कर लेंगे 3.6 × 10⁻6 जूल। तो कुछ जने इसको लिख लेते हैं 3.6 × 10⁻6 7 और 8 जूल करके। चलिए कोई बात नहीं, ठीक है। एनर्जी का भाई पहला लगाऊं या दूसरा फॉर्मूला लगाऊं? ऑब्वियस ही बात है, मुझे कैपेसिटेंस के साथ वोल्टेज दे रखी है, वोल्टेज दे रखी है, और सी निकालने के लिए कह रहा है व्हाट कैपेसिटेंस इज रिक्वायर्ड। तो पहला फॉर्मूला लगेगा जो कि क्या है हाफ CV²। यू की वैल्यू 3.6 × 10⁸ विच इज इक्वल टू हाफ सी निकालना है। वोल्टेज 10⁴ का स्क्वायर, क्योंकि यहाँ स्क्वायर लगा तो स्क्वायर लगाना मत भूल जाना, कई बार बच्चा स्क्वायर लगाना भूल जाता है। ठीक है, तो यह है 3.6 × 10⁸ विच इज इक्वल टू हाफ सी। अच्छा बच्चा एक गलती और करता है, कई बार ना 4 का स्क्वायर करके 16 लिख देता है। बेटा पावर में ऐसे नहीं होता, पावर में मल्टीप्लाई होते हैं। तो कितना हो जाएगा 10⁸ करके हो जाएगा। इसको मल्टीप्लाई करोगे तो जाएगा, देखो 10⁸ से तो 10⁸ कट ही गया, तो ये जाएगा 7.2 फैराड करके। सिंपल क्वेश्चन है कि नहीं भाई? सरल सिंपल सादा लल्लू क्वेश्चन जिसे बोलते हैं। कोई दिक्कत में किसी को? कोई परेशानी नहीं है? अगले क्वेश्चन की तरफ प्रस्थान करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, 2 कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस 3 माइक्रोफैराड 6 माइक्रोफैराड अरेंज्ड इन सीरीज। भैया सीरीज में जुड़े हुए हैं, तो मैं पहले सीरीज में जोड़ लेता हूं। ऐसे जुड़ते हैं सीरीज में, दोनों की आपस में एक अलग जुड़ी भी होगी। यहाँ पे इस कैपेसिटर की वैल्यू 3 माइक्रोफैराड, इसकी वैल्यू 6 माइक्रोफैराड है। ठीक है भैया, यहाँ पे 6 माइक्रोफैराड लिख देते हैं। माइक्रो की वैल्यू 10⁻⁻6 आर कनेक्टेड इन पैरेलल विद अ थर्ड कैपेसिटर 4 माइक्रोफैराड। ये दोनों के दोनों पैरेलली जुड़े हुए हैं। एक तीसरा कैपेसिटर, पैरेलली का मतलब 2 लाइन आपस में इस तरह से जुड़ी हुई होती है, और तीसरे कैपेसिटर की वैल्यू कितनी है 4 माइक्रोफैराड करके। यहां तक किसी को कोई कष्ट है भैया? ये 2 सीरीज में जुड़े थे, इन दोनों का कॉम्बिनेशन इसके साथ कैसे जुड़ा है? पैरेलल में जुड़ा है। चलिए ठीक है। द अरेंजमेंट इज कनेक्टेड टू 6 वोल्ट डीसी। इस पूरी अरेंजमेंट को जोड़ दिया गया, किसके साथ जोड़ दिया गया भैया? ऐसा है, इसको जोड़ दिया गया 6 वोल्ट के साथ। कहता है कैलकुलेट द एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर। हमें बता दिया गया था, मैंने पिछले क्वेश्चन में भी बताया, पार्ट 1 में भी बताया, एनर्जी स्टोर के मैं बता रहा हूं ना आपको। ये 2 फॉर्मूले ध्यान रख लो, इसके अलावा तीसरा याद करने की जरूरत पड़ेगी नहीं। इन दोनों में से कोई एक लगाना है। बट प्रॉब्लम है, ये 1 2 3 कैपेसिटर है, फॉर्मूलों में एक ही कैपेसिटर चाहिए होता है, तो पहले आपको इसको निकालना पड़ेगा नेट कैपेसिटेंस। ये नेट कैपेसिटेंस क्या होता है? अब देखो, जिन बच्चों को नेट कैपेसिटर निकालना आता है वेल एंड गुड, और मेरे को लगता है सबको आता भी होगा, और अगर नहीं आता बढ़िया से बिंदास होके आई बटन में जाके या भौतिकस्टडी.com में जाके आराम से देख लेना, वहां पर पूरा कैपेसिटेंस नेट कैपेसिटेंस की पूरी वीडियो बना रखी है, डेडिकेटेड वीडियो है, बेसिक से लेके हाई क्वेश्चन तक, मजा आ जाएगा आपको। चलिए
अभी जिनको आता है उनको बात कर लेते हो, जिनको नहीं भी आता है वो भी देखते रहो, क्योंकि ये तो बहुत ही सिंपल है, इसमें कोई बड़ी ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा आपको हाई फाई फिजिक्स लगानी पड़ेगी। ये दोनों के दोनों कैपेसिटर सीरीज में जुड़े थे, दिख भी रहा है, बोल भी रखा था। सीरीज में एक कैपेसिटर कैसे जुड़ते हैं, तो भाई आपको पता होना चाहिए सीरीज में जो कैपेसिटर जुड़ते हैं वो कैसे जुड़ते हैं, 1 में C1 प्लस 1 C2। तो C1 की वैल्यू 3, C2 की वैल्यू 6, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 6 2 प्लस का 1, यानी कि आ जाएगा 3/6, तो कितना आ गया 1/2 करके। ये 1/CS लिखा है, इसको रेसिप्रोकल जरूर करना, हमें 1/CS नहीं, हमें CS निकालना है, तो इसको उल्टा कर दोगे तो कितना आ जाएगा 2 माइक्रोफैराड करके। सिंपल सादा सरल बात, यानी कि इन दोनों कैपेसिटर को जोड़ा तो आंसर कितना आया 2 माइक्रोफैराड करके आ गया। चलिए ठीक है, आगे बात करते हैं। अब ये जो 2 माइक्रोफेराड आया ये 4 माइक्रोफेराड के साथ कैसे जुड़ा होगा, तो इमेजिन करके देखोगे तब भी पैरेलल में जुड़ेगा, और नहीं करना तो देख लो भैया, इन दोनों को जोड़ा तो एक बना दिया, और इस एक की वैल्यू कितनी आई 2 माइक्रोफेराड। नीचे कौन सा कैपेसिटर जोड़ा है 4 माइक्रोफेराड, और बच्चे बच्चे को पता है कि ये दोनों के दोनों कैपेसिटर कैसे जुड़े हुए हैं, बच्चे बच्चे को पता है दोनों के दोनों कैपेसिटर कैसे जुड़े हैं पैरेलल में। और पैरेलल में अगर आप नेट कैपेसिटेंस निकालोगे तो नेट कैपेसिटेंस कितना आ जाता है भाई C1 प्लस का C2, यानी कि दोनों कैपेसिटर को ऐड करना है, तो 2 प्लस का 4, चैट जीपीटी की हेल्प लेना 2 प्लस 4 को ऐड करने के लिए, तो आपको आंसर कितना मिलने वाला है भाई 6 माइक्रोफैराड करके। कहने का मतलब ये है इस पूरे सर्किट का नेट कैपेसिटेंस कितना आ गया आपका 6 माइक्रोफैराड। अगर मैं अब डायग्राम बनाऊं, इन दोनों को जोड़ के बन गया एक सिंगल कैपेसिटर कुछ इस तरीके से, और इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है आपको 6 माइक्रोफैराड, और वोल्टेज कितनी दे रखी है 6 वोल्ट करके। आपसे पूछ रहा है द अरेंजमेंट इज कनेक्टेड, कैलकुलेट द एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर। अब बताते हैं एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर, आपको एनर्जी स्टोर बतानी है कैपेसिटर के अंदर, तो बहुत ही सिंपल हो जाएगा एनर्जी स्टोर। एनर्जी स्टोर का फॉर्मूला हाफ CV², ठीक है। C की जगह आपको दिखाया है, कितना लिखा है 6 × 10⁻⁻6, क्योंकि हमने नेट कैपेसिटी कितना निकाला है 6 × 10⁻⁻6 करके, इनटू में वोल्टेज, वोल्टेज कितनी दे रखी है 6 का स्क्वायर। आप सोल्व कर लेना, इसे आ जाएगा 2 3 जा 6, और ये आ जाएगा आपका 3 × 10⁻⁻6 × 36, तो आ जाएगा 10 8 × 10⁻⁻6 करके। आप चाहो तो साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट कर देना, नहीं भी करोगे तो 108 × 10⁻⁻6 जूल, जिसे आप लोग ये भी लिख सकते हो 1.08 × 10⁻⁻4 जूल करके। अच्छा एक विशेष ध्यान रखना, यहाँ पे जो लिखा है ना कैलकुलेट द एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर्स, कैपेसिटर्स का मतलब है कि आपको इंडिविजुअली नहीं बतानी थी, आपको नेट एनर्जी भी बतानी थी, ठीक है। तो यहाँ पे मेंशन करना हो तो कर लेना कि यहाँ पे नेट एनर्जी के बारे में बात हो रही थी, और किसी चीज के बारे में बात नहीं हो रही, किसके बारे में बात हो रही है नेट एनर्जी के बारे में बात हो रही है। तो दिक्कत यहाँ तक, कोई परेशानी, सिंपल क्वेश्चन एकदम। चलिए आगे बात करते हैं, अगला क्वेश्चन कहता है 2 पॉइंट चार्ज A and B ऑफ वैल्यू ये आर kept 6 सेंटीमीटर अपार्ट इन एयर, कैलकुलेट द वर्क डन व्हेन चार्ज B इज मूव्ड बाय 1 सेंटीमीटर टुवर्ड A। पहले डायग्राम बनाते हैं भैया, ऐसा कंफ्यूज ना हो जाए। तो दो चार्ज है, एक है 5 × 10⁻⁹ और दूसरा चार्ज है आपका कितना दे रखा है इसने 3 × 10⁻⁹ कूलम करके, ये भी कूलम है। कहता है दोनों के बीच का डिस्टेंस है 6 सेंटीमीटर अपार्ट इन एयर, कैलकुलेट द वर्क डन व्हेन चार्ज B, ये इस चार्ज को A मान लिया, इसे B मान लिया, इस B इज मूव्ड बाय 1 सेंटीमीटर टुवर्ड A, यानी कि इसको 1 सेंटीमीटर लेके आ गए A के पास, C वाले पॉइंट में लेके आ गए। कहने का सिंपल मतलब है कि भाई दो चार्ज से 5 × 10⁻⁹ और दूसरा चार्ज था 3 × 10⁻⁹, 6 सेंटीमीटर में रखे हुए थे, B वाले को उठा करके 1 सेंटीमीटर C के पास लेके आ गए। तो बताओ कितना वर्क डन होगा। आपको पार्ट 1 में ही बताया गया था, इस पूरे चैप्टर में वर्क के, एनर्जी के, काइनेटिक एनर्जी के, एक पार्ट ऑफ इनिशियल एनर्जी के दो ही फॉर्मूले है, Q0 4 पाई ε0 इन ब्रैकेट 1/R2 माइनस का 1/R1, या फिर आप कह सकते हो क्या फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस का इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, या फिर Q0 इन ब्रैकेट V2 माइनस का V1 करके। अब देखो मैं लगाने के लिए तो दूसरा वाला भी लगा सकता हूँ, बट फिलहाल के लिए मैं आपको बेस्ट वाला लगा के दिखाता हूँ। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा दो डिस्टेंस दे रखा है, एक दे रखा है 6 सेंटीमीटर, और जब ये 1 सेंटीमीटर इधर आ जाएगा तो बचा कितना, 6 में से एक गया तो बचा 5 सेंटीमीटर, ठीक है। आपको दो डिस्टेंस दे रखे हैं 5 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर, तो दो डिस्टेंस के लिए बेटर है कि वर्क डन का कौन सा फॉर्मूला लगाया जाए आपका
पहला वाला लगा जाएगा क्योंकि पहले वाले से जल्दी आंसर आ जाएगा। तो वर्क का मैं डायरेक्टली आंसर लगाता हूँ, वर्क इज इक्वल टू क्यू नॉट बाय 4 पाई एप्साई नॉट इन ब्रैकेट 1 अपॉन में R2 माइनस का 1 अपॉन में R1। बच्चा कंफ्यूज, R2 को वैल्यू क्या होगी और R1 की वैल्यू, बेटा R1 का मतलब इनिशियल वैल्यू जहां पर पहले था, तो R1 इनिशियली कहां पे था 6 सेंटीमीटर, R2 फाइनल वैल्यू जो कि कहां पे आ गया 5 सेंटीमीटर में आ गया, खत्म कहानी। वैल्यू पुट करते हैं 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट 9 × 10 की पावर 9 हो गया, Q की वैल्यू Q 5 × 10 की पावर -9, Q नॉट की वैल्यू 3 × 10 की पावर -9, 1 अपॉन में R2 यानी कि 5 माइनस का R1 6, और दोनों सेंटीमीटर में, तो इसको भी थोड़ा ध्यान रखना 10 की पावर -2 और 10 की पावर -2 से मल्टीप्लाई। अब बायो वाले बच्चे डर मत जाना कि ये कैलकुलेशन कैसे करेंगे, क्योंकि डरने वाली कोई बात ही नहीं है, सिंपली मल्टीप्लाई करो तो जाएगा आपका 9 × 5 × 3, पहले पावर सोल्व कर लेंगे तो ये तो कैंसिल हो गया, बचा कितना 10 की पावर -9, नीचे से 10 की पावर -2 को कॉमन निकाल दो, अंदर क्या बचा 1/5 माइनस 1/6, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करना है तो कर सकते हो, वैसे नहीं भी करोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि मल्टीप्लाई हो गई नहीं, मतलब कट जाएंगे, तो जाएगा 15 × 10 की पावर -7, -2 पर गया तो -7 बन गया, यहाँ पे एलसीएम लेना बचेगा 36 माइनस का 5। अब इसे काट लो, देखो 15 2 जा 30 और 2 को 9 से काटोगे तो कितना आएगा 4.5 इंटू 10 की पावर -7, 6 में से 5 गया तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, यानी कि आंसर हो जाएगा 4.5 इंटू 10 की पावर -6 जूल। सिंपल सादा सरल क्वेश्चन पार्ट 2 हो गया आपका, ही समझ के चलो। चलिए आगे बात करते हैं, जिसको देखना हो कैलकुलेशन स्टॉप करके देख लेना, कोई दिक्कत नहीं है। 15 कहता है a 600 picofarad capacitor is charged by a 200 supply, it is then disconnected from the supply and connected to another capacitor 600 picofarad। सन 2017 के बाद, वैसे बहुत पुरानी बात नहीं है, 2017 के बाद इस टाइप के क्वेश्चन बहुत ज्यादा पॉपुलर हो गए थे। क्यों? हर एक बच्चा एनर्जी का फॉर्मूला पढ़ता है, फिर वो दो एनर्जी पढ़ लेता है, इनिशियल एनर्जी और फाइनल एनर्जी निकाल के हम लोग क्या निकाल सकते हैं, एनर्जी लॉस निकाल सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन एक्चुअल में सीबीएसई की एनसीईआरटी बुक के अंदर क्लियर कट एक डेरिवेशन दी हुई है, एक कैपेसिटर है C1 उसको चार्ज किया V1 वोल्टेज से, एक अनदर कैपेसिटर है C2 उसको चार्ज किया V2 वोल्टेज से, दोनों को कंबाइन कर लिया, कंबाइन करके बताना पड़ता है एनर्जी लॉस कितना है। आई होप आपने वो डेरिवेशन की होगी, क्योंकि याद रखना भाई सीबीएसई 2026 बोर्ड की बात करूं तो रिपीट डेरिवेशन आने के चांस कम है और यूनिक डेरिवेशन आने के चांस सबसे ज्यादा है। मैं आपके लिए अभी डेरिवेशन तो नहीं, लेकिन फिलहाल के लिए उसका फॉर्मूला लिख देता हूं, वहां से जो कंक्लूजन निकल के आता था यू इनिशियल माइनस यू फाइनल, वो आता था C1 C2 अपॉन में 2 इन ब्रैकेट C1 प्लस C2 V1 माइनस V2 का होल का स्क्वायर, ये कंक्लूजन होता था उसका। जिसने डेरिवेशन करेगी अच्छी बात है, जिसने नहीं करेगी कमेंट सेक्शन में लिख देना, आपके लिए इस डेरिवेशन की एक और वीडियो आपके लिए बना दी जाएगी, क्योंकि मोस्ट प्रोबेबली चांस है कि ये आ सकती है। यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ C1 C2 क्या होता है। C1 पहली बॉडी का कैपेसिटर, C2 दूसरी बॉडी का कैपेसिटर या कैपेसिटेंस हो दूसरी बॉडी, V1 जिससे उसको चार्ज किया गया पहले कैपेसिटर को, V2 जिससे उसको चार्ज किया गया दूसरे कैपेसिटर को। चलिए एनर्जी लॉस का मैं डायरेक्टली फॉर्मूला लगा रहा हूँ, तो जाएगा C1 C2, पहला कैपेसिटर कितना है 600 पिको यानी कि 10 की पावर -12, C2 दूसरा कैपेसिटर भी भैया 600 पिको ही है 10 की पावर -12 अपॉन में 2 इन ब्रैकेट C1 प्लस C2 यानी कि 600 इंटू 10 की पावर -12 प्लस का 600 इंटू 10 की पावर -12 V1 माइनस V2। तो भैया पहला जो है 200 वोल्ट है, इट इज देन डिस्कनेक्टेड फ्रॉम द सप्लाई एंड कनेक्टेड टू अनदर अनचार्ज कैपेसिटर। अनचार्ज का मतलब 0 वोल्ट, यानी कि यहाँ पे आएगा 200 माइनस में 0 का होल का स्क्वायर। इसको सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 6 6 जा 36, 1 2 3 4 और 12 और 12 हो जाएगा माइनस का 24 अपॉन में 2, ये हो जाएगा आपका 600 प्लस 600 कितना हो जाता है 1200 इंटू 10 की पावर -12 मल्टीप्लाई 200 का स्क्वायर यानी कि 200 इंटू 200। सिंपल सादा काट के देख लो, 2 0 से 2 0 कट गई, ये आ गया आपका, देन इसे काटेंगे तो आ जाएगा 100, पावर सोल्व करेंगे तो 3 2 जा हो जाएगा आपका 6 और ये है 24, पहले तो 12 कटा तो -12 बचा, -12 2 4 6 यानी कि 6 इंटू 10 की पावर -6 जूल करके। अगेन एक और सिंपल सादा सरल क्वेश्चन, आप चाहो तो इस क्वेश्चन को एक तरीके से और कर सकते हो, पहले इनिशियल एनर्जी निकाल लो फिर फाइनल एनर्जी निकाल लो, माइनस कर दो, आपको आंसर मिल जाएगा। बट बेटर होगा कि आप इस फॉर्मूले को ध्यान रखो, क्योंकि ये डेरिवेशन मोस्ट इंपोर्टेंट कैटेगरी में काउंट होती है आपकी, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। अब आ रहे हैं कुछ कंसेप्चुअल टाइप प्रॉब्लम, क्योंकि कंसेप्चुअल टाइप प्रॉब्लम करना भी बहुत जरूरी है।
कह रहा है why electrostatic potential is constant through the volume of the conductor and has the same value as on its surface। यानी कि एक कंडक्टर है, ये रहा, why electrostatic potential is constant throughout the volume of a conductor। इस कंडक्टर के अंदर पोटेंशियल कांस्टेंट क्यों होता है, ठीक है, और इसकी सरफेस में भी पोटेंशियल की वैल्यू कांस्टेंट की होती है। मतलब ये कहना चाह रहा है कि एक कंडक्टर हो गया, अगर यहाँ 5 वोल्ट है तो यहाँ भी 5 वोल्ट है, यहाँ भी 5 वोल्ट है, ऐसा क्यों होता है, मतलब पोटेंशियल हर जगह कांस्टेंट क्यों हो जाता है। तो सिंपल सादा फंडा मैं आपको बताता हूँ। किसी भी कंडक्टर के अंदर, स्फेरिकल कंडक्टर के अंदर आपको पता है सारा चार्ज होता है बॉडी की सरफेस में। हमारे गॉस थ्योरम चैप्टर नंबर 1 के अकॉर्डिंग अंदर चार्ज की वैल्यू होती है कितनी, 0। अंदर अगर चार्ज की वैल्यू 0 तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी कितना हो जाएगा बेटा, 0 करके हो जाएगा। गॉस थ्योरम ने बोला था चार्ज 0 फ्लक्स 0, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी 0। आप चाहे तो लिख लेना, फ्लक्स भी कितना हो जाएगा अंदर, 0। तो चार्ज 0 से हमें ये कैसे पता लगा कि पोटेंशियल कांस्टेंट है, ये कैसे हो गया भाई, ऐसा है why electrostatic potential constant throughout the volume of the conductor and has the same value on its surface। क्योंकि हमें पता है एक फॉर्मूला होता है, बहुत ही प्यारा सुंदर फॉर्मूला बनाया है, बनाने वाले ने भी क्या फॉर्मूला बनाया भाई, और इसको नाम भी बहुत प्यारा दिया है, पोटेंशियल ग्रेडियंट करके। क्या फॉर्मूला है, कहता है E विच इज इक्वल टू माइनस का डेल्टा V बाय डेल्टा R करके। बहुत ही प्यारा सुंदर फॉर्मूला बनाया भाई। ये तो मतलब ऐसा है, वो है ना ताजमहल जब बनाया गया था तो मजदूरों के हाथ काट दिए गए, तो ये फॉर्मूला भी बिल्कुल वैसे ही है भाई। जिसने बनाया होगा ऐसा फॉर्मूला दोबारा बन ही नहीं सकता, ऐसा रिलेशन नहीं है। लेकिन हाथ नहीं काटने भाई, वो फिजिशियन है, वो तो फिजिशियन का हाथ नहीं काट सकते, क्योंकि फिर नेक्स्ट फॉर्मूला कैसे बनेगा। लेकिन हाँ, इस चैप्टर का बड़ा सुंदर फॉर्मूला है। हमारे कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 0, तो भैया E की जगह डाल देंगे 0 माइनस का डेल्टा V बाय डेल्टा R, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 0 के साथ जाने वाला भी 0, वो कैसे बन सकता है हीरो, तो डायरेक्टली आ जाएगा डेल्टा V की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0, और डेल्टा V की वैल्यू 0, अच्छा माइनस का साइन उधर चले गया। डेल्टा V की वैल्यू 0 का मतलब है फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल, यानी कि फाइनल पोटेंशियल किसके बराबर हो जाएगा, इनिशियल पोटेंशियल। इस बात का तात्पर्य ये है कि इनिशियल पोटेंशियल अगर 5 वोल्ट है तो फाइनल पोटेंशियल भी कितना होगा, 5 वोल्ट। मतलब कंडक्टर के अंदर हर जगह जहां इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है वहां पोटेंशियल की वैल्यू क्या रहती है, सेम कांस्टेंट ही रहने वाली है, पोटेंशियल चेंज नहीं होने वाला। बिल्कुल ध्यान रखना इस बात को, क्योंकि पोटेंशियल क्या रहता है, कांस्टेंट रहना है, क्योंकि डेल्टा V 0 और अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होने की वजह से ऐसा हुआ। ठीक है, तो E की वैल्यू 0 लिखना चाहते हो लिख लेना ब्रैकेट में कि भैया अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर इज 0, दैट्स व्हाई द पोटेंशियल इज कांस्टेंट। बट अगर ऐसा मैथमेटिकल एक्सप्रेशन लिखोगे तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। क्लियर, तो दिक्कत सरफेस में भी सेम ही रहेगी, क्यों, सरफेस में भी सेम कंसेप्ट लगा दिया जाता है, पोटेंशियल की वैल्यू अगर निकालोगे तो रेडियस सेम होता है, इसलिए पोटेंशियल क्या रहता है आपका, कांस्टेंट। चलिए आगे बात करते हैं 17, व्हाई देयर इज नो वर्क डन इन मूविंग अ चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर ऑफ एन इक्विपोटेंशियल सरफेस। ये इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होती है, वो सरफेस जहां पर हर एक पॉइंट में पोटेंशियल क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। थाली जैसा समझ लो, एक थाली एक प्लेट टाइप की होगी जहां पर हर एक पॉइंट में पोटेंशियल क्या रहेगा, सेम। यहाँ 5 वोल्ट, यहाँ नाम से ही पता लग रहा है इक्वी पोटेंशियल सर्वे, पढ़ के ऑलरेडी सब आ चुके हैं, हर एक जगह पोटेंशियल क्या है, सेम है। कहता है व्हाई देयर इज नो वर्क डन। भैया ऐसा है, इस चैप्टर में स्टार्टिंग में बता दिया गया था वर्क डन के 3 फॉर्मूले, ये लिखा हुआ भैया अभी ज्यादा दूर भी नहीं है, ये 3 लिखे हुए हैं, इन 3 में से कोई सा लगा सकते हैं। पोटेंशियल के बारे में बात हो रही है तो ऐसा लगता है कि तीसरा लगाना ज्यादा बढ़िया रहेगा, तो एक बार तीसरा लगा के देखते हैं कि क्या अपने को आंसर मिलता है। तो देखते हैं भाई क्या था, Q0 V2 माइनस का V1। इक्वी पोटेंशियल सरफेस के लिए V2 और V1 हो जाता है बराबर, जिसके कारण मींस होता क्या है कि ये दोनों बराबर, तो आंसर आएगा आपका, इसको V मान लो, ठीक है, बिल्कुल ही लो लेवल में जाके समझाते हैं, तो ये हो जाएगा V में से V गया तो 0। तो भैया ऐसा है, पोटेंशियल सेम होने की वजह से फॉर्मूले के अकॉर्डिंग वर्क की वैल्यू क्या आ रही है, 0, जिसके कारण होगा देयर इज नो वर्क डन इन मूविंग अ चार्ज इनसाइड द इक्विपोटेंशियल सरफेस। कोई दिक्कत, कोई आपत्ति नहीं है। इसे अच्छे से सुंदर से नोट्स बना के लिख भी लेना, ठीक है, जो बात समझाई जा रही है, और मैथमेटिकल एक्सप्रेशन जरूर लिखना। चलिए आगे बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 18, एक और हाई लेवल कंसेप्चुअल। पार्ट 2 में बहुत सारे कंसेप्चुअल टाइप प्रॉब्लम रखे गए ताकि पार्ट 3 आपको एकदम मजा आ जाए। ठीक है, एकदम मजा जब भी आएगा जब पार्ट 2 में आप कंसेप्चुअल टाइप प्रॉब्लम को कर पाओगे। कैन टू इक्विपोटेंशियल सरफेस इंटरसेक्ट ईच अदर, जस्टिफाई योर आंसर। इक्विपोटेंशियल सरफेस सीख के आ चुके हैं जहां पर पोटेंशियल क्या होता है, सेम।
कहता है दो इक्विपोटेंशियल सरफेस आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर सकती है। देखते हैं, हमें पता है इक्विपोटेंशियल सरफेस से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकलती है, कुछ इस तरीके से निकलती है कि वो जो होती है वो इक्विपोटेंशियल सरफेस के साथ एंगल बनाती है 90 डिग्री। इसे बात को दिमाग के अंदर बिठा के रखना कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन और इक्विपोटेंशियल सरफेस के बीच में एंगल कितना है 90। अगर दो इक्विपोटेंशियल सरफेस एक दूसरे को काटेगी, अगर दो इक्विपोटेंशियल सरफेस आपस में एक दूसरे को काटेगी तो इनसे निकलने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइन आपस में एक दूसरे को क्या करने वाली है, काटने वाली, जो कि प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है। सिंपल सादा सरल भाषा में बताता हूं, if two equipotential surface intersect then the two electric field line also intersect which is practically not possible। क्यों? क्योंकि भैया अगर दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आपस में एक दूसरे को काटेगी तो एक पॉइंट से दो डायरेक्शन हो जाएगी, जो कि प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल में काउंट होता है। क्लियर? इसलिए दो इक्विपोटेंशियल सरफेस आपस में एक दूसरे को नहीं काटती है, तो इसका डायरेक्टली नो लिख सकते हो, लेकिन रीजन लिखना हो तो लिख लेना, दो इक्विपोटेंशियल सरफेस से निकलने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन भी आपस में काटेगी, जो कि प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल हो जाएगा क्योंकि एक पॉइंट से दो डायरेक्शन नहीं हो सकती। चलिए आगे बात करते हैं। 19 एक और इक्विपोटेंशियल सरफेस से रिलेटेड है। ड्रॉ इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्यू टू अ सिंगल पॉइंट चार्ज। सिंगल पॉइंट चार्ज का मतलब जैसे प्लस का क्यू हो गया, हमें अच्छे से पता है ये क्या बनाई जा रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बनाई जा रही है, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बाहर की तरफ निकलती है। कहता है इसके लिए इक्विपोटेंशियल सरफेस बनाओ, बना लेंगे। हमें पता है इक्विपोटेंशियल सरफेस और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में एंगल कितना 90, तो यहाँ पे बनेंगे कुछ इस तरह के कंसेंट्रिक स्फीयर। क्या बोला जाता है भाई इसे, कंसेंट्रिक स्फीयर। आप चाहो तो एंगल मेजर करके देख लो, इस सरफेस और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में एंगल हर जगह कितना निकल के आएगा 90। आपको ये डायग्राम बनाना तो आना चाहिए, लेकिन इसका आंसर याद रख लेना, कंसेंट्रिक स्फीयर। कंसेंट्रिक का मतलब एक सेंटर और बहुत सारे स्फीयर बनेंगे। क्लियर है? तो इक्विपोटेंशियल पे पॉइंट चार्ज के लिए क्या होती है, कंसेंट्रिक स्फीयर करके। चलिए इस पार्ट का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक और हाईली कंसेप्चुअल टाइप प्रॉब्लम। ये तो वैसे भी पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है, ध्यान रखना पार्ट 2 कंप्लीटली कंसेप्चुअल से इसलिए बनाई गई है ताकि आपके कंसेप्ट भी मजबूत किए जा सके। कहता है नेम द फिजिकल क्वांटिटी whose SI यूनिट इज जूल पर कूलम। कई बार जब सीबीएसई वाले फॉर्म में आते हैं ना, एसआई यूनिट से खेल रहे होते हैं, एसआई यूनिट कर रहे होते हैं, तब आपको मजा आएगा। कहता है एक फिजिकल क्वांटिटी बताओ जिसके एसआई जूल पर कूलम होगी। आपको एक रिलेशन पता होगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का, U बाय Q करके। ये रिलेशन होता है, यहाँ पे V का मतलब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है और U का मतलब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी है, Q का मतलब चार्ज है। तो यहाँ पर अगर आप इसकी एसआई यूनिट यहाँ से निकालोगे तो इसकी एसआई यूनिट बन जाएगी आपकी, क्या बन जाएगी, U की होती है जूल अपॉन में चार्ज की होती है कूलम, तो जूल पर कूलम करके बन गई। तो इस तरीके से सीबीएसई वाले कई बार एसआई यूनिट के दम पे खेल रहे होते हैं, हर चैप्टर में ऐसे क्वेश्चन कई बार भरे हुए होते हैं। आपको सारे पार्ट के सारे क्वेश्चन करवाने वाले, टेंशन नहीं लेने का, बस सही से मेहनत करना। आगे कह रहा है इज इट अ स्केलर और अ वेक्टर क्वांटिटी। भैया इसका आंसर मैं दूंगा डायरेक्टली, स्केलर क्वांटिटी। इस चैप्टर में जो भी चीजें सारी स्केलर क्वांटिटी, खत्म। चैप्टर का नाम क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैपेसिटेंस। पूरा चैप्टर ही स्केलर क्वांटिटी से भरा हुआ है। पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी, कैपेसिटेंस स्केलर क्वांटिटी, पोटेंशियल एनर्जी स्केलर, अरे दुनिया की सारी एनर्जी स्केलर क्वांटिटी। तो यहाँ पे कह रहा है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी होगा, वेक्टर क्वांटिटी तो स्केलर क्वांटिटी, खत्म। गानी चैप्टर का नाम ही स्केलर क्वांटिटी। ये जो चैप्टर का नाम है ना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैपेसिटर, बगल में लिख लेना स्केलर क्वांटिटी, खत्म गानी। तो ये थे आपके 10 कंसेप्चुअल टाइप प्रॉब्लम। इन कंसेप्चुअल टाइप प्रॉब्लम को दिमाग के अंदर बसा लेना, मजा आ जाएगा, फीलिंग आ जाएगी, बढ़िया वाली फीलिंग आ जाएगी। बस ध्यान ये रखना कि रिपीट जरूर करना। मिलते हैं भाई इसी सीरीज के पार्ट 3 में, अगेन एक अच्छे 10 क्वेश्चन जो डायरेक्टली हिट करेंगे आपके बोर्ड के एग्जाम को। फिलहाल के लिए सभी को नमस्कार।